अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आज शुरुआत करते हैं जी एक खित्ते की अहम और अफसोसनाक खबर से। खबर यह है जी कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। खालिदा ज़िया जिगर के आर्जे समेत कई इमराज में मुब्तला थीं और काफ़ी अरसे से वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं, ताहम आज वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। इनका इंतकाल ढाका के एक मुकामी अस्पताल में हुआ और वक्त सुबह 6 बजे का था। गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टरों ने इनकी हालत को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया था। इस हवाले से डॉक्टर्स का कहना था, जो कि इनका इलाज कर रहे थे, मेडिकल बोर्ड के रुकन डॉक्टर ज़ियाउल हक का ये कहना था कि खालिदा ज़िया को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था और बाकायदगी से इनका डायलिसिस भी किया जा रहा था। जब भी डायलिसिस रोका जाता तो इनकी हालत में नुमाया तौर पर बिगाड़ आ जाता था। ज़्यादा उम्र और मुतअद्दिद पेचीदा बीमारियों के बायस एक साथ ही हर बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं रहा था। सियासी कैरियर की बात करें तो मारूफ सियासतदान थीं। 1991 से 96 तक और फिर 2001 से 2006 तक वो मुल्क की वज़ीर आज़म भी रहीं और वो बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थीं, जबकि इन्हें मुस्लिम दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वज़ीर आज़म होने का भी एजाज़ हासिल था। खालिदा ज़िया बांग्लादेश के साबिक सदर ज़ियाउर रहमान की अहलिया थीं। सियासी कैरियर के दौरान इन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे। इन्हें 2018 में 5 बरस के लिए जेल काटना पड़ी। अवामी लीग की लीडर हसीना वाजिद ने इनकी तवील सियासी रकाबत थी और बिलाखिर शेख हसीना वाजिद को पिछले साल हुकूमत छोड़ना पड़ गई। खालिदा ज़िया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अबूरी चेयरमैन तारिक रहमान चंद रोज़ कबल 17 साल जिला वतनी ख़त्म करके वतन वापस पहुँचे थे। इनकी वापसी ऐसे वक्त में हुई जब बांग्लादेश में अहम इंतखाबात का इनकाद होने जा रहा है और वो कागजात नामजदगी भी जमा करवा चुके हैं। अच्छा जी, तारिक रहमान 2008 में 18 माह कैद के बाद इलाज और दीगर वजूहात के बिना पर बरतानिया चले गए थे। बाकी अगर सियासी सूरत हाल की बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की सियासत मुख्तलिफ नहीं है। एक पार्टी इक़्तिदार में होती है तो दूसरी जेल या जिला वतनी में होती है। अब हसीना वाजिद जो हैं वो भारत से फ़रार हैं। सियासत या जमहूरियत में ये दोनों मुल्क आप कह लें कि अभी तक अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, एक और आलमी खबर जिसने इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर रखी है वो खबर है यूक्रेन और रूस के हवाले से। खबर यह है जी कि रूसी सदर की रिहाइश गाह के करीब ड्रोन हमले हुए हैं, जिसके बाद रूस और यूक्रेन में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हो गया है और ये हमला उस वक्त किया गया है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब यूक्रेनी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे थे। और तफसीलात कुछ इस तरह से हैं जी कि रूस ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि यूक्रेन ने सदर प्यूटन की रिहाइशगाह पर हमला किया है और हमले के वक्त सदर प्यूटन रिहाइशगाह पर मौजूद थे या नहीं ये नहीं बताया गया। और रूसी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा है कि यूक्रेन ने सदर प्यूटन की रिहाइशगाह को निशाना बनाते हुए कोशिश की और 28 और 29 दिसंबर की दरमियानी शब को 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए गए और यूक्रेन के फायर किए गए तमाम 91 ड्रोन मार गिराए गए। यूक्रेन का हमला रियासती दहशतगर्दी है। यूक्रेन के ऐसे गैर जिम्मेदाराना इकदामात का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और रूसी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि यूक्रेन का हमला मुमकिना अमन मुआहदे की बातचीत के दौरान किया गया। अमन बातचीत से मुतल्लिक रूस मौक़िफ़ का असर नो जायज़ा लेगा। रूस अमन बातचीत से बाहर नहीं निकलेगा। रूसी सदर ज़ेलेंस्की का ये कहना था कि रिहाइशगाह पर हमला उन्होंने नहीं किया, इल्ज़ामात झूठे हैं। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस अमन बातचीत को ख़राब करना चाहता है और रूस यूक्रेन की सरकारी इमारतों पर हमले का जवाज़ बना रहा है। अमेरिका को रूस की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी से मुतल्लिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात बग़ैर किसी बड़े ब्रेक थ्रू के ख़त्म हो गई है। फ्लोरिडा में ये ट्रंप की रिहाइशगाह के ऊपर दोनों सदूर के दरमियान जो मुलाकात थी वो 2 घंटे से ज़ायद जारी रही और ट्रंप ने वाज़े किया कि रूस यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए मुआहदे के करीब हैं। ताहम उन्होंने एक मौके पर मुज़ाकरात को पचीदा करार देते हुए इतराफ़ किया कि अभी अमन मंसूबे के कुछ निकात पर हतमी फैसला नहीं हो सका। यूक्रेनी सदर ने बताया कि अमरीकी और यूक्रेनी मुज़ाकरातकारों ने गुज़िश्ता हफ्तों में अहम पेशरफ्त की है और मसवदे के 90% निकात पर इत्तफाक हो चुका है। सदर ज़ेलेंस्की का मशरकी इलाकों डोंबास से मुतल्लिक कहना था कि इनका फ़ैसला आखिरकार यूक्रेनी अवाम ही करेंगे। इधर गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स ने यह बताया है कि अमन मुआहदे के मसवदे में यूक्रेन का इलाका डोंबास बड़ी रुकावट बना हुआ है, क्योंकि रूस पूरे इलाके पर कब्ज़े का ख्वाहां है और प्यूटन
खबरदार कर चुके हैं कि यूक्रेन को डोंबास के ज़ेर कंट्रोल इलाकों से दस्तबरदार होना होगा। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ने कहा है कि अमरीकी सदर ने डोंबास को आज़ाद इक्तिसादी जोन बनाने की तजवीज़ दी है। ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था कि वो मुल्क के मशरकी सनती इलाके डोंबास से फौजी दस्तों को वापस निकाल सकते हैं, बशर्तिया कि रूस भी अपनी अफवाज को निकाल दे और इस इलाके को बैनुल-अक़वामी निगरानी में डीमिलिटराइज्ड जोन बना दिया जाए। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त यूक्रेन, अमेरिका और रशिया की। अगर इसको आसान करके समझा जाए तो बात सिर्फ इतनी सी है कि यूक्रेन अब जान छुड़वाना चाहता है इस जंग से जो इसने यूरोप और अमेरिका की थपकी पर शुरू की थी। अब अमेरिका ये चाहता है कि ये जंग यूक्रेन और यूरोप लड़े और यूक्रेन इस वक्त इन दोनों ताकतों के दरमियान यानी कि रशिया और अमेरिका के दरमियान पिस रहा है। यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका अमन की गारंटी ले जो कि वो लेने को तैयार है, लेकिन वो भी अपनी शर्तों पर और शराइत में कहीं ना कहीं वसाइल पर कब्जे की लालच है, या आप कह लें कि इस वक्त अमेरिका यूक्रेन को कोई भी फ्री डिनर जो है वो देने के मूड में नहीं है और रूस किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त इसको कोई जो है वो दबाव इसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा और जंग की सूरत हाल में भी इसको कोई वाज़ेह फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कुर्बानी बहरहाल फिर भी यूक्रेन को ही देनी पड़ेगी और वो ऑलरेडी दे भी रहा है और यूक्रेन चाहता है कि मसले का हल जल्दी निकले और अमन अमान बहाल हो जाए। अच्छा जी, मुल्की सूरत हाल की बात करें तो साबिक DG ISI फैज़ हमीद ने सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी है। फैज़ हमीद के वकील मियाँ अली इशफाक ने तस्दीक की है कि फ़ौजी अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ा के खिलाफ 27 दिसंबर को अपील दायर की गई है। अगर अपीलों की बात करें तो इमरान खान और इनकी अहलिया के खिलाफ जो तोशाखाना 2 केस में जो सज़ा सुनाई गई थी उसका फैसला भी कल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। अब बात करते हैं जी सियासत की, और सियासी सूरत हाल ये है कि PTI की जानिब से जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाई गई थी लाहौर में, इसके बाद वज़ीर आला KP ने मरीम नवाज़ को गिलो शिकवों का एक ख़त भी लिखा है। लेकिन जहां आप ये देखें कि एक तरफ PTI जो है उसकी जो मरकज़ी लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही अवाम को सड़कों पर भी लाने की तैयारियां भी कर रही है। दूसरी जानिब PTI का सोशल मीडिया आप कह लें कि अभी भी वहीं उसी स्पीड से उसी दर्जा हरारत पर काम कर रहा है जैसा कि वो शुरू से कर रहा था, जिसमें सरे फहरिस्त PTI के यूट्यूबर्स हैं। तो मुझे इस तरह की सूरत हाल में बातचीत वाला कोई माहौल जो है वो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा है कि PTI के लोग एक तरफ डायलॉग की बात करते हैं और साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर गालियां भी देते हैं। तो मेरे ख्याल में डायलॉग की फ़िज़ा भी बनती हुई नज़र नहीं आ रही और इसमें जो सबसे अहम किरदार है वो PTI का है कि वही सीरियस नहीं है। अच्छा, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि शहबाज गिल ने कल रजब भट्ट पर तशद्दुद के मामले का जो मुद्दा था वो एजेंसियों पर डाल दिया और ये कहा कि ये इन्होंने खुद करवाया है ताकि इन यूट्यूबर्स को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, मुझे आप एक बात समझाएं कि एक तरफ आप कहते हैं कि PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इसमें कोई शक भी नहीं है, और अगर रजब भट्ट जैसा बंदा जो कि एक इंटरटेनर के अलावा और कुछ नहीं है, इसका कोई इंटेलेक्चुअल लेवल भी नहीं है, इसको इमरान खान या PTI के खिलाफ इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि इमरान खान के फॉलोअर्स की जो जहन साजी है वो की जाएगी और आपके लोगों के जहन जो है वो इतने ही नुज़ायदा हैं कि रजब भट्ट या डकी भाई जैसा यूट्यूबर जो है उसकी बातों में आकर लोग अपनी सियासी राय तब्दील कर लेंगे। तो सवाल आपकी अपनी सियासी तरबियत का भी है और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के नौजवानों का ये लेवल है कि रजब भट्ट की बातों में आकर वो अपनी सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील कर लेंगे। तो पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया को PTI किस तरह कंट्रोल करेगी। दूसरी बात ये कि बात मुज़ाकरात की चल रही है तो UK से जो खातून की वीडियो सामने आई, सरकारी सतह पर इसका नोटिस हुआ जहां आर्मी चीफ के खिलाफ बात की गई। तो इस सूरत में आप किस तरह जो है वो बातचीत की तरफ जाएंगे और जब भी बातचीत के दरवाजे खुलेंगे तो PTI के लिए क़यादत जो है वो इस वक्त कोट लखपत में है, वहीं से चेहरे सामने आएंगे, वहीं से ये मामला शुरू होगा। आप देखें कि इस वक्त अगर कोई मरकज़ी लीडर PTI का जेल से बाहर है तो वो परवेज़ इलाही हैं, वो खुद खामोश हैं और जब भी माहौल बनेगा तो मुझे ये लगता है कि शुरुआत लाहौर से होगी। आपको शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही की सूरत में कोई एक्टिविटी ज़रूर नज़र आएगी जो कि अभी तक बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमेशा की तरह आपसे आखिर में वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो बर वक्त पहुँचती रहा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।